आइए आज जानते हैं लोक कथाओं से संबंधित कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ। लोक कथाओं में बराबर कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है और यदि उनका अर्थ न समझ में आए तो लोक कथाओं में भी समझने में भी दिक्कत होने लगती है। तो इन लोक कथाओं से संबंधित जो पारिभाषिक शब्दावलियाँ हैं उनमें पहली शब्दावली है फेयरी। फेयरी अर्थात परी कथा। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है कि यह उन अमानवीय जीवों का बोध कराता है जो प्रायः अदृश्य होते हैं। ये कहीं तो उपकार कराने वाले या सहायक के रूप में दिखाई देते हैं तो कहीं कहीं दुष्ट और बदमाश या चिड़चिड़े स्वभाव के भी चरित्र होते हैं। फेयरी अप्सरा, गंधर्व या अन्य ऐसे ही पात्र होते हैं जिनका वर्णन लोक कथाओं में हमेशा मिलता रहता है, जो मानव की सहायता भी करते हैं और मानव के कार्यों में बाधा भी पहुंचाते रहते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है फेबुल। भारतीय साहित्य में ऐसी अनेक कहानियां मिलती हैं जिनमें जानवरों से संबंधित घटनाओं के माध्यम से कोई उपदेश दिया जाता है। ये पशु पक्षी मानव के समान बातचीत करते हैं तथा उनकी बातों से नैतिक शिक्षा या उपदेश प्राप्त होता है। संस्कृत में कथा, सरित सागर, पंचतंत्र तथा हितोपदेश की जो कहानियां हैं वो इसी प्रकार की कथाओं में गिनी जाती हैं। पाश्चात्य साहित्य में भी इस प्रकार की कथाओं की कमी नहीं है। प्रेमचंद की कहानी दो बैलों की कथा तो आपने पढ़ी ही होगी। इसी आधार पर जो कहानियां लिखी जाती हैं, कछुए और खरगोश की कहानी है जो लोक प्रसिद्ध है, ये सारी कहानियां फेबुल में ही आती हैं। अगली पारिभाषिक शब्दावली है फेबलियो। इस प्रकार की लोक कथाओं में हास्य व्यंग की प्रधानता होती है। इसकी रचना शैली बनावटी न होकर समाज के अनुसार ही सहज सरल होती है। इसमें एक खास विशेषता यह है कि ये कथाएं पद्यबद्ध होती हैं, अर्थात इनको गाया जा सकता है और इस प्रकार की कथाओं का प्रचलन पाश्चात्य देशों में अधिक मिलता है। इसके बाद आता है परी कथा, फेयरी टेल्स। जैसे फेयरी पहले भी आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें कुछ पात्र ऐसे होते हैं जो मानवीय स्वभाव से या दयालु भाव से भरे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दुष्ट होते हैं। लेकिन फेयरी टेल में मुख्यतः परियों की कथाएं होती हैं। ये फेयरी टेल कई प्रकार के पाए जाते हैं। जैसे कुछ परी कथाएं ऐसे मिलती हैं जिसमें परियां या अप्सराएं मानव का उपकार करती हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी मानव की सहायता करती हैं। तो कुछ परी कथाएं ऐसी होती हैं जिनमें परियों की अलौकिक शक्तियों से मानव को क्षति पहुंचती है। चुड़ैल आदि इसी प्रकार का कार्य करती हैं। चुड़ैल भी फेयरी टेल में ही आती हैं। कुछ फेयरी टेल ऐसे होते हैं जो परियां मनुष्य का अपहरण करके अपने लोक लेकर के चली जाती हैं, जिसमें रहस्य, रोमांच और तिलिस्म भरा होता है। कुछ परी कथाएं ऐसी भी होती हैं जिसमें परियां कृत्रिम बच्चों को जमीन पे भेजा करती हैं। बालवीर भी जो आप लोगों ने देखा होगा, बच्चों का एक छोटा सा डेली सोप है, उसमें भी परियां ही बालवीर को शक्ति देती हैं और उसे महामानव का रूप प्रदान करती हैं। लीजेंड के लिए हिंदी में आख्यान शब्द प्रचलित है। इसे दंत कथा भी कहा जाता है। दंत कथा का मतलब तो आप समझते ही होंगे। छोटी सी बात कहाँ से निकलती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। इस प्रकार की लोक कथाओं में धार्मिक पूजा पाठ या साधु पुरुष का जीवन चरित्र मिलता है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने लिखा है, लीजेंड लोक कथाओं का वह प्रकार है जिसके कथानक में तथ्य, घटना तथा परंपरा दोनों का समन्वय पाया जाता है। राजा विक्रमादित्य की कथा इसी श्रेणी में रखी जाती है। भर्तृहरि और गोपीचंद की कथा भी लीजेंड ही है। अगला शब्द है मिथ। मिथ हिंदी में इसे मिथक कहा जाता है और मिथक पाश्चात्य काव्य शास्त्र का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर भी है। मिथक कथा में किसी देश के धार्मिक विश्वास,
प्राचीन वीर देवी देवता, स्थानीय जनता या अलौकिक परंपराओं का वर्णन रहता है। भारतीय पुराणों में सृष्टि के प्रारंभ से संबंधित अनेक मिथक प्रचलित है। देवासुर संग्राम या समुद्र मंथन की जो घटना थी, ये सब मिथक ही श्रेणियों में ही आती हैं। लोक कथाओं से संबंधित जो प्रचलित शब्द हैं उनमें अंतिम है मोटिव। मोटिव अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हिंदी के विद्यार्थी इससे परिचित हैं, क्योंकि हिंदी में हमेशा कथानक रूढ़ियों का जो प्रयोग किया जाता है, और हिंदी साहित्य में जो कथानक रूढ़ियाँ हैं वही पाश्चात्य साहित्य में मोटिव कहलाती हैं। आप सभी परिचित होंगे, पृथ्वीराज रासो के पद्मावती समय में भी तोते और पद्मावती की कहानी है, और जायसी कृत पद्मावत में भी हीरामन तोता है जो राजा रत्नसेन के आगे पद्मावती के रूप सौंदर्य का चित्रण करता है और वह मनुष्य की वाणी बोलता है। या अलौकिक शक्तियों का मानव की सहायता करना, या एक आत्मा का दूसरे के शरीर में प्रवेश करना, पशुओं का मानव स्वभाव में बोलना, देवी देवताओं का मनुष्यों की सहायता के लिए प्रकट हो जाना, ये सारी चीज़ें साहित्य में कथानक रूढ़ियाँ कहलाती हैं, जिनका लोक कथाओं में बहुतायत प्रयोग किया जाता है। और ये कथानक रूढ़ियाँ ही हैं, ये मिथक ही हैं, ये सारे शब्द ही हैं जो लोक नाटकों को इतना रुचिकर बना देते हैं कि कहानियाँ सुनते सुनते, लोक कथाओं को सुनते सुनते बच्चे सो जाते हैं और सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। और ये कथाएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं। वर्तमान समय में इनका महत्व कुछ कम हो गया है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी क्रांति हुई है, बच्चे मोबाइल चला के ही सो जाते हैं, लेकिन उस मोबाइल से उन्हें वह सीख नहीं मिलती जो लोक कथाओं से मिला करती थी। तो एक समय फिर आ गया है कि हम वापस लोक कथाओं की ओर मुड़ें, बच्चों को लोक कथाओं से परिचित कराएं, उन्हें लोक कथाएं सुनाएं और उनके अंदर एक संस्कार भरें कि वह भी जीवन में कुछ आगे करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ सकें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।